वेलकम टू स्टडी गो विद जीनत। आज इस वीडियो में हम सीआरपीसी का चैप्टर 30 डिस्कस करेंगे, जिसमें सिर्फ 2 टॉपिक दे रखे हैं। एक तो रेफरेंस के बारे में, इसमें आपको देखने को मिलेंगे सेक्शन 395 एंड सेक्शन 396। वहीं रिवीजन के बारे में इस चैप्टर में दे रखे हैं सेक्शन 397 से लेकर 405 तक के प्रोविजन। और रेफरेंस एंड रिवीजन से रिलेटेड प्रोविजन हमें सीपीसी में भी देखने को मिलते हैं। रेफरेंस के बारे में सीपीसी में दे रखा है सेक्शन 113 एंड ऑर्डर 46। वहीं रिवीजन के बारे में दे रखा है सीपीसी में सेक्शन 115। तो जो रिवीजन वाला प्रोविजन है ना, ये बेसिकली किस लिए है सीपीसी में, ताकि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने डिसीजन वगैरह दिया है वो चेक किया जा सके कि क्या उसने वो जुडिशियली दिया है, क्या उसने वो आर्बिट्ररली तो नहीं दिया है, जो जुरिस्डिक्शन उसको था बाय द लॉ कन्फर किया गया, क्या उसको इस्तेमाल भी किया उसने डिसीजन देते टाइम, या उसको इलीगली इस्तेमाल करते हुए डिसीजन दिया, या फिर रॉन्गफुली ये एज्यूम करते हुए डिसीजन दिया कि उसको किसी पर्टिकुलर मामले का जुरिस्डिक्शन है। तो ये सब चीजें यहाँ पर इस सेक्शन में रिवीजन के तहत बाय द हाई कोर्ट चेक की जाती हैं। तो सीपीसी में सेक्शन 115 में जो रिवीजन की पावर दे रखी है, वो दे रखी है किसको? सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट को। रिवीजन कौन कर रही है यहाँ पे? हाई कोर्ट। बट वहीं अगर हम सीआरपीसी में देखें तो हाई कोर्ट के अलावा और भी कोर्ट हैं जिनको मिली हुई है रिवीजन की पावर। वहीं अगर हम देखें रेफरेंस, तो सीपीसी में भी और सीआरपीसी में भी दोनों जगह रेफरेंस किया जाता है किस कोर्ट को? हाई कोर्ट को ही। और दोनों जगह रेफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है लगभग सेम ही है। तो आखिर रेफरेंस का मतलब क्या होता है? आप ये एज्यूम करके चलो कि आप हो ट्रायल कोर्ट, आप किसी मामले से डील कर रहे हो। मीनवाइल कोई एक्ट, लेजिस्लेशन या रेगुलेशन या इनमें से किसी का भी कोई प्रोविजन आपको समझ नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि वो या तो इनवैलिड है या इनऑपरेटिव है, बट जिसके सबऑर्डिनेट आप हो उस हाई कोर्ट ने ये चीज डिसाइड ही नहीं की हुई है, पहले बताया ही नहीं हुआ है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बताई हुई है उस एक्ट, लेजिस्लेशन, रेगुलेशन या इनमें से किसी के भी प्रोविजन के बारे में। तो फिर ट्रायल कोर्ट ताकि ये चीज सुलझ सके मामला भेजती है किसको? अपनी ओपिनियन के साथ हाई कोर्ट को। फिर हाई कोर्ट तय करके बताती है कि आखिर है क्या इस चीज का मतलब, क्या वो एक्ट, लेजिस्लेशन, रेगुलेशन या उसका कोई पर्टिकुलर प्रोविजन जो ट्रायल कोर्ट को लग रहा है इनवैलिड या इनऑपरेटिव, क्या वाकई में वो इनवैलिड या इनऑपरेटिव है? तो ये चेक करके भेजती है फिर हाई कोर्ट। और इन चीजों के अलावा क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर आता है किसी मामले में जिससे डील कर रहा है कोर्ट ऑफ सेशन या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिटरमिन करने के लिए ये रेफर करते हैं कहाँ पे? हाई कोर्ट में भेजते हैं। तो यही चीज होती है बेसिकली क्या? रेफरेंस। वहीं जो रिवीजन है इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है लोअर कोर्ट ने कोई पर्टिकुलर ऑर्डर दिया है या कोई डिसीजन वगैरह दिया है, उसको एग्जामिन करना बाय हायर कोर्ट। सीपीसी में तो इसके जगह हाई कोर्ट ही लिखेंगे, बट सीआरपीसी में लिखेंगे हम यहाँ पे हायर कोर्ट। हायर कोर्ट यहाँ पे कोई भी कोर्ट हो सकती है, लाइक हाई कोर्ट हो सकती है, कोर्ट ऑफ सेशन हो सकती है, जिनको मतलब यहाँ पे रिवीजन की पावर मिली हुई है ना, अभी जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा, उनमें से कोई भी कोर्ट हो सकती है। तो बाय हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर को एग्जामिन किया जाता है कि वो पर्टिकुलर ऑर्डर उन्होंने जुडिशियल पावर को इम्प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हुए तो नहीं दिए हैं। तो अगर दिए हैं तो इस चीज को ही रेक्टिफाई किया जाता है, और ये पूरा प्रोसेस जो है ये कहलाता है रिवीजन। तो यहाँ पर आपको रेफरेंस और रिवीजन आखिर होता क्या है थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा। अब हम एक एक करके चैप्टर 30 के प्रोविजन डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मुझे एक फेवर चाहिए कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि वीडियो कैसा लगा। कुछ भी मतलब लिखा करो कमेंट सेक्शन में, बट एटलीस्ट कमेंट सेक्शन भर दिया करो। आईपीसी एंड सीआरपीसी ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं, और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है इनके पीडीएफ नोट अवेलेबल है। अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस करने के लिए या तो मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। जब आप मुझे मैसेज करेंगे या फिर मेल करेंगे, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगी इन सभी के बारे में जो भी आपने परचेस करने के लिए मुझे मेल या मैसेज किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले रेफरेंस के बारे में जो प्रोविजन दिए गए हैं उनकी अगर बात की जाए तो सेक्शन 395 में बताया गया है हाई कोर्ट को जो रेफरेंस जाता है ना उसके बारे में। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर कोई भी कोर्ट किसी मामले से डील कर रही है, मीनवाइल उसको लगता है, सेटिस्फाई होता है ये कि क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन इन्वॉल्व इस मामले में किस बारे में? किसी एक्ट,
ऑर्डिनेंस या फिर रेगुलेशन की वैलिडिटी के बारे में, या फिर इनमें से किसी में भी कंटेन किसी प्रोविजन की वैलिडिटी के बारे में। और मामले को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, मामले को डिसाइड करने के लिए इस क्वेश्चन को डिटरमिन करना जरूरी है। और उस कोर्ट की ये ओपिनियन है कि वो पर्टिकुलर एक्ट, वो पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस या फिर वो पर्टिकुलर रेगुलेशन या फिर इनमें से किसी में भी कंटेन वो पर्टिकुलर प्रोविजन जिसकी वैलिडिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके बारे में ये लग रहा है, ये ओपिनियन हो रहा है उस कोर्ट का कि वो या तो इनवैलिड है या फिर इनऑपरेटिव है। बट ये चीज जिसके वो कोर्ट सबऑर्डिनेट है उस हाई कोर्ट के द्वारा स्टिल डिक्लेयर नहीं की गई है, ना ही बाय सुप्रीम कोर्ट ये चीज डिक्लेयर की गई है। तो वो जो कोर्ट को ये चीज लग रही है, वो कोर्ट मामले के साथ अपनी ओपिनियन, और क्यों है उसकी ये ओपिनियन, उन रीजंस के साथ हाई कोर्ट को भेजेगी, रेफर करेगी कि हाई कोर्ट डिसाइड करके बताए कि किया क्या जाए। सबसेक्शन 2 में ये दे रखा है कि सबसेक्शन 1 में हमने जो मामला डिस्कस किया ना, उसको छोड़ दो, उसको तो वैसे डील किया जाएगा। बाकी कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसी मामले से डील कर रहे हैं और मीनवाइल उनके सामने निकल कर आता है कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो अगर उनका मन कर रहा है तो वो उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करने के लिए हाई कोर्ट को भेज सकते हैं। अगर उनको लग रहा है जरूरी तो भेज सकते हैं। तो यहाँ पे इनको डिस्क्रिप्शन है ये चीज। तो जब रेफरेंस किया जाता है हाई कोर्ट को सबसेक्शन 1 में या फिर सबसेक्शन 2 में सेक्शन 395 के, तो जो एक्यूज पर्सन है उसके साथ क्या किया जाए? तो उसके साथ जब तक कि हाई कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग में है, जब तक हाई कोर्ट वो पर्टिकुलर रेफरेंस को डिसाइड नहीं कर देती है जो हाई कोर्ट को किया गया है, तब तक उस एक्यूज को या तो कमिट किया जा सकता है जेल में या फिर बेल पर रिलीज किया जा सकता है, ये कंडीशन वगैरह लगा के कि भाई जब बुलाया जाएगा ना तब आ जाइयो। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका सेक्शन 395। अब सेक्शन 396 में पहली चीज बता रखी है कि जैसे कि हाई कोर्ट को जब रेफरेंस किया जाता है तो तब होता क्या है, फिर क्या प्रोसीजर होता है उसके आगे। दूसरी चीज, रेफरेंस की कॉस्ट कौन देगा, ये डिटरमिन करने की पावर हाई कोर्ट को दे रखी है यहाँ पे। तो ये दो चीजें हैं, दोनों सबसेक्शन वाइज आपने याद रखनी है क्योंकि इनके ना सबसेक्शन भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब क्वेश्चन रेफर किया जाता है ना हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट जो भी मतलब अपने अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट लग रहा हाई कोर्ट को ऑर्डर देना, वो ऑर्डर जैसे कि वो देगी, तो फिर उस ऑर्डर की ना वो कॉपी उस कोर्ट को भेजेगी जिस कोर्ट ने रेफरेंस किया था, जिस कोर्ट ने रेफरेंस भेजा था। फिर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर भेजा है रेफरिंग कोर्ट को, वो रेफरिंग कोर्ट उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब अपने मामले को डिस्पोज ऑफ करेगी, निपटाएगी। हाई कोर्ट ने बता दिया कि कोई पर्टिकुलर एक्ट पूछा था ना ट्रायल कोर्ट ने, इसे एक्सप्लेन करो, ये हमको लग रहा है इनवैलिड या इनऑपरेटिव। हाई कोर्ट ने बता दिया कि ये इनऑपरेटिव ही है, या फिर हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये इनऑपरेटिव नहीं है, सही है बिल्कुल। तो तब उस अकॉर्डिंग जिस तरीके से भी इनका जो मामला है वो डिसाइड होता है, उस अकॉर्डिंग फिर ये अपने मामले को डिसाइड करेंगी। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है ये कि रेफरेंस जो किया जा रहा है ना हाई कोर्ट में, उसका खर्चा कौन देगा। ऑलराइट, तो ये हाई कोर्ट के ऊपर है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 396 और यहाँ पे आपके रेफरेंस के प्रोविजन होते हैं कंप्लीट। अब हम देखेंगे रिवीजन के प्रोविजन। तो सबसे पहले सेक्शन 397 में हाई कोर्ट को और साथ ही सेशन जज को इनको पावर दी गई है। क्या पावर दी गई है कि इनके जुरिस्डिक्शन में जो भी कोई इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट है, तो उस इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट की ये क्या कर सकते हैं, प्रोसीडिंग वगैरह के रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं और उनको एग्जामिन कर सकते हैं। किस लिए, यहाँ पर जो पर्पस बता रखे ना, इन पर्पसेस के लिए कि जो इंफीरियर कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है या पास किया है, फाइंडिंग, सेंटेंस या फिर ऑर्डर, क्या वो करेक्ट है, क्या वो लीगल है, उसकी प्रोप्राइटी मतलब कि वो चीज जस्टिफिएबल है या नहीं, तो ये चेक करने के लिए। और साथ ही उस इंफीरियर कोर्ट की किसी प्रोसीडिंग की रेगुलरिटी को चेक करने के लिए। तो ये कुछ पर्पसेस बताए जिनके लिए हाई कोर्ट या सेशन जज क्या कर सकते हैं, अपने जुरिस्डिक्शन के किसी भी इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट की प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड मंगा के एग्जामिन कर सकते हैं। और जब तक ये एग्जामिनेशन करेंगे रिकॉर्ड का,
तब तक ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि जिस सेंटेंस या ऑर्डर को रिवीजन में ये कर रहे हैं एग्जामिन, तब तक जब तक कि एग्जामिनेशन का कंक्लूजन ना कर दिया जाए, एग्जामिनेशन कंप्लीट ना हो जाए, तब तक वो ना सस्पेंड कर दी जाए, उसको एग्जीक्यूट ना किया जाए उस सेंटेंस या ऑर्डर को। और जो एक्यूज है उसके साथ क्या किया जाए, अगर एक्यूज कन्फाइनमेंट में है तो उसको या तो बेल पर या उसके बॉन्ड पर रिलीज कर दिया जाए। ये वाली जो लाइंस है ना, इनको आप सीआरपीसी के सेक्शन 389 से रिलेट कर सकते हो। तो ये चीज़ तो देखो आपको क्लियर है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में जितने भी कोर्ट्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेट की हाई कोर्ट के इन्फीरियर होते हैं। बट अब सवाल आता है कि सेशन जज के कौन कौन इन्फीरियर होते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी थी कहाँ पे, चैप्टर 2 ऑफ सीआरपीसी में, कि कौन किसके इन्फीरियर है। बट सेक्शन 397 के सबसेक्शन 1 के पर्पस के लिए एंड सेक्शन 398 के पर्पस के लिए एक्सप्लेनेशन में ये चीज बोली गई है कि सारे के सारे मजिस्ट्रेट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हों, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में डीएम को भी इंक्लूड कर रहे हैं, राइट, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, फर्क नहीं पड़ता है कि वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करते हुए कोई ऑर्डर, सेंटेंस, फाइंडिंग वगैरह रिकॉर्ड किए, पास किए, या फिर एपलेट जुरिस्डिक्शन में वो ऐसा किए, माना जाएगा क्या कि ये सारे के सारे इंफीरियर हैं सेशन जज के। ऑलराइट, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी इंफीरियर माना जा रहा है सेशन जज के। सबसेक्शन 2 में देखो ये कह रहे हैं कि जो इंटरलिक्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं वो रिवाइजेबल नहीं होते हैं, उनके अगेंस्ट रिविजन लाई नहीं करता है, चाहे वो अपील में दिए गए हैं, इंक्वायरी में दिए गए हैं, ट्रायल में दिए गए हैं, किसी भी अदर प्रोसीडिंग में दिए गए हैं। बट अगर वो इंटरलिक्यूटरी ऑर्डर है, इंटरलिक्यूटरी ऑर्डर मतलब जो इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं, जो टेम्पररी ऑर्डर्स होते हैं, जो कोई भी मतलब मेन पॉइंट फाइनली डिसाइड नहीं कर रहे होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर किया जाता है एक्यूज को पुलिस कस्टडी में रिमांड करने का, तो ये एक तरह का इंटरलिक्यूटरी ऑर्डर है जिसका रिविजन लाई नहीं करेगा। बट वहीं अगर ऑर्डर दिया जा रहा है सेक्शन 146 सबसेक्शन 1 के तहत प्रॉपर्टी अटैच करने का एंड रिसीवर को अपॉइंट करने का, तो ये यहाँ पर इंटरलिक्यूटरी ऑर्डर नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 397 सबसेक्शन 2, और इसलिए इसके अगेंस्ट रिविजन लाई करेगा। वहीं अगर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी के तहत एफआईआर रजिस्टर करने का डायरेक्शन दिया जाता है, तो ये ऑर्डर इंटरलिक्यूटरी ऑर्डर नहीं होता है, तो ये भी रिवाइजेबल होता है। और ये चीज दिल्ली हाई कोर्ट ने रविंदर लाल वर्सेस एस शालू कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड 2023 इस पर्टिकुलर केस में हाईलाइट की थी। अब सबसेक्शन 3 में देखो ये कह रहे हैं कि सेक्शन 397 में जो एप्लीकेशन की गई है, अगर वो हाई कोर्ट के समक्ष की गई है तो फिर से फर्दर एप्लीकेशन सेशन जज के समक्ष नहीं की जा सकती है। अगर वो सेशन जज के समक्ष की गई है तो फिर से वो एप्लीकेशन नहीं की जा सकती है हाई कोर्ट के समक्ष बाय द सेम पर्सन। ऑलराइट, तो अल्टीमेटली ये चीज प्रिवेंट कर रही है सेकंड रिवीजन बाय द सेम पार्टी। ये जो सेम पार्टी है, अगर वो पहले हाई कोर्ट में रिवीजन के लिए पिटीशन डाल दी थी तो फिर ऐसा ना हो कि वो बाद में फिर सेशन जज में जा रही है मुंह उठा के, नहीं, अगर वो सेशन जज के समक्ष डाल दी थी तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दोबारा से मुंह उठा के जा रही है फिर हाई कोर्ट में, क्योंकि सेकेंड रिवीजन पिटीशन बाय द सेम पार्टी प्रोहिबिट की गई है सबसेक्शन 3 में सेक्शन 397 के। तो यहां से आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि सेक्शन 397 में जो रिवीजन की पावर दे रखी है हाई कोर्ट को एंड सेशन जज को, ये पावर ये सुओ मोटो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर पार्टी अप्लाई की है, रिवीजन पिटीशन लगाई है, तो तब भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका सेक्शन 397। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 367 में हाई कोर्ट को पावर दे रखी है फर्दर इंक्वायरी किए जाने का डायरेक्शन देने की। सेक्शन 386 के क्लोज ए में हम लोग देखते हैं कि जो अपीलेट कोर्ट है ना, अगर उसके पास अपील आई है एक्विटल के अगेंस्ट, तो उसको ये पावर है यहाँ पे कि वो क्या कर सकती है, उस एक्विटल के ऑर्डर को रिवर्स करके फर्दर इंक्वायरी किए जाने का डायरेक्शन दे सकती है। तो ये दो प्रोविजन है ऐसे जो फर्दर इंक्वायरी के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और प्रोविजन है जो कि है सेक्शन 398। ये कहता है कि सेक्शन 397 में अगर कोई रिकॉर्ड एग्जामिन किया जा रहा है या फिर अदरवाइज जो हाई कोर्ट है या फिर जो सेशन जज हैं वो क्या कर सकते हैं,
वो सीजीएम को डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो या तो खुद करे या फिर वो अपने सबऑर्डिनेट किसी मजिस्ट्रेट से कराए। क्या चीज? फर्दर इंक्वायरी। नेक्स्टली जो सीजीएम है वो या तो खुद कर सकता है या फिर डायरेक्ट कर सकता है अपने किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को कि वो करे। क्या चीज? फर्दर इंक्वायरी। तो ये जो फर्दर इंक्वायरी यहाँ पर किए जाने के लिए डायरेक्शन दिया जा रहा है या की जा रही है या करवाई जा रही है, तो ये क्यों करवाई जा रही है? इसलिए ताकि इंक्वायरी की जा सके किस चीज़ की, कि कंप्लेंट जो डिसमिस की गई है सेक्शन 203 में या फिर सेक्शन 204 के सबसेक्शन 4 में, उस बारे में, या फिर ताकि इंक्वायरी की जा सके किस चीज़ की, कि किसी व्यक्ति को जो कि किसी ऑफेंस का एक्यूज था अगर डिस्चार्ज कर दिया गया है किसी मामले में, तो क्यों डिस्चार्ज किया गया, मतलब इस चीज़ की फर्दर इंक्वायरी किए जाने का यहाँ पे ये लोग ऑर्डर दे सकते हैं। बट जिसको ना डिस्चार्ज किया गया है किसी ऑफेंस के लिए, अगर उसके संबंध में फर्दर इंक्वायरी की जानी है तो फर्दर इंक्वायरी किए जाने का ऑर्डर देने से पहले ना ज़रूरी चीज़ क्या है कि उस एक्यूज पर्सन को अपॉर्चुनिटी दी गई होनी चाहिए। क्या अपॉर्चुनिटी? कि भाई तू कॉज शो कर कि ये फर्दर इंक्वायरी करवाए जाने का डायरेक्शन क्यों ना दिया जाए। तो पहले ये चीज़ करनी मैंडेटरी होगी। यहाँ पर हो रहा है क्या? ऑडी अल्ट्रम पार्टेम, यानी अदर साइड को भी सुनो। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो सेक्शन 399 सेशन जज की रिवीजन की पावर के बारे में बताता है। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 में कह रहे हैं कि जब सेशन जज किसी मामले के रिकॉर्ड वगैरह मंगवाया है तो उस पर जैसे कि वो उस मामले में सुनवाई वगैरह करेगा, तो जो पावर हाई कोर्ट को होती है ना सेक्शन 401 में, वही पावर फिर उस सेशन जज को होंगी। और इसलिए यहाँ पे ना सबसेक्शन 2 में कह रहे हैं कि जब कोई प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ रिवीजन, मतलब रिवीजन की प्रोसीडिंग कोई अगर सेशन जज के समक्ष शुरू हो रही है अंडर सबसेक्शन 1, तो सेक्शन 401 में जो दे रखे हैं सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, जहां तक अप्लाई हो सकते हैं उस प्रोसीडिंग पे वहां तक अप्लाई होंगे। और इन सभी सबसेक्शन में जैसे कि जहां जहां आपको लिखा हुआ दिखेगा ना हाई कोर्ट सेक्शन 401 में, वहां वहां इन सभी सबसेक्शन में आप डीम करके चलोगे कि लिखा हुआ है क्या? सेशन जज। ऑलराइट। सबसेक्शन 3 में देखो वही बात है, लगभग सेम ही जो हमने पढ़ी थी सेक्शन 397 के सबसेक्शन 3 में। क्या बात है? बात यह है कि अगर कोई एप्लीकेशन रिवीजन के लिए किसी पर्सन के द्वारा या फिर किसी पर्सन के बिहाफ में सेशन जज के समक्ष की जाती है और उस पर सेशन जज डिसीजन दे देता है, तो तब भाई साहब वो डिसीजन एकदम फाइनल होगा उस व्यक्ति के संबंध में। अब कोई फर्दर प्रोसीडिंग रिवीजन की तरीके से उस पर्सन्स के इंस्टांस पर ना तो हाई कोर्ट के द्वारा एंटरटेन की जाएगी ना ही किसी अदर कोर्ट के द्वारा। तो बेसिकली सबसेक्शन 3 जो दिया गया है सेक्शन 399 में एंड सेक्शन 397 में जो दे रखा है सबसेक्शन 3, इन दोनों का ऑब्जेक्ट यही है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को रोका जा सके। और ये मैक्सिम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इंटरेस्ट रिपब्लिका उत्सित फिनिश लिथियम, यानी कि ये स्टेट के इंटरेस्ट में है कि जो लिटिगेशन है उनका दी एंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार लिटिगेशन एंड होगी फिर से वही लिटिगेशन कोर्ट के समक्ष आ गई। तो ये मैक्सिम यहाँ पर सेक्शन 397 के सबसेक्शन 3 में और सेक्शन 399 के सबसेक्शन 3 में, दोनों में इम्प्लिसिटली इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सेक्शन 399 में तो हम लोगों ने पढ़ी सेशन जज की रिवीजन की पावर, सेक्शन 400 में एडिशनल सेशन जज की रिवीजन की पावर दे रखी है, सेक्शन 401 में हाई कोर्ट की रिवीजन की पावर दे रखी है। तो ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इनकी हेडिंग पूछी जाती है। तो अब यहाँ पर सेक्शन 400 की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि अगर कोई मामला बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर सेशन जज ने ट्रांसफर किया है, किसको? एडिशनल सेशन जज को, तो उस मामले के संबंध में जो एडिशनल सेशन जज है उसको वो सारी पावर होंगी जो कि एक सेशन जज को होती है चैप्टर 30 में, और वो सारी पावर एक्सरसाइज कर सकेगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन 400। सेक्शन 401 कह रहा है ये सबसे पहली बात कि अगर सेक्शन 397 के तहत हाई कोर्ट किसी प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड मंगवाई है तो तब अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार या तो वो कोर्ट ऑफ अपील की इन सेक्शन में मेंशन
कोई भी पावर एक्सरसाइज कर सकती है, या फिर वो कोर्ट ऑफ सेशन को जो सेक्शन 307 में पावर है वो भी एक्सरसाइज कर सकती है। तो इनमें से कोई भी पावर वो एक्सरसाइज कर सकती है, कोर्ट ऑफ अपील की पावर या फिर कोर्ट ऑफ सेशन की पावर। कोर्ट ऑफ अपील की कौन सी पावर? जो पावर होती है कोर्ट ऑफ अपील को सेक्शन 386 में, 389 में एंड 391 में। और कोर्ट ऑफ सेशन की कौन सी पावर? जो कोर्ट ऑफ सेशन को होती है सेक्शन 307 में, टेंडर ऑफ पार्डन करने की पावर। आगे कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ऑफ रिविजन में जो भी जजेस वगैरह बैठे हैं उनका ओपिनियन अगर इक्वली डिवाइड हो जाता है, इक्वली डिवाइड हो जाना मतलब एक जज कह रहा है कि ये चीज़ करनी चाहिए, दूसरा जज कह रहा है कि नहीं ये चीज़ करनी चाहिए, तो अब करे क्या? ये ईस्ट की तरफ की बात कर रहा है, वेस्ट की तरफ की बात कर रहा है, तो करे क्या? तो तब मामले को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा सेक्शन 392 में जो तरीका बता रखा है ना उस तरीके से। और सेक्शन 392 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सेक्शन 392 को एक तो आप यहाँ पर सेक्शन 401 में कनेक्ट कर रहे हैं और एक करते हो आप कहाँ पे? सेक्शन 370 में। सब सेक्शन 2 में कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा ऑर्डर जिससे एक्यूज को या किसी अदर पर्सन को प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है नहीं दिया जाएगा बिना उनको सुनवाई की अपॉर्चुनिटी दिए। और सुनवाई की अपॉर्चुनिटी उनको कैसे दी जाएगी? कि या तो वो पर्सनली सुने जाएंगे या फिर उनके प्लीडर के थ्रू, उनकी डिफेंस में उनको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। और इसी कंटेक्स्ट में आपका एक केस आया था संथा कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2023 का। इस केस में कहा गया था कि हाई कोर्ट को सेक्शन 401 रिविजनल जुरिस्डिक्शन ग्रांट करता है, पक्की बात है ना। बट इस तरह की प्रोसीडिंग्स में इसी ही सेक्शन के सबसेक्शन 2 में ये रिक्वायरमेंट है कि एक्यूज पर्सन को सुनवाई की अपॉर्चुनिटी दी गई होनी चाहिए। सबसेक्शन 3 देखो ये कह रहा है कि रिविजनल जुरिस्डिक्शन में जो हाई कोर्ट है वो क्या नहीं कर सकती है? एक्विटल की फाइंडिंग को कन्विक्शन की फाइंडिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। सेक्शन 401 में जो भी बातें हैं उनका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट रिवीजन की पावर को एक्सरसाइज करते हुए एक्विटल के ऑर्डर को कन्विक्शन के ऑर्डर में तब्दील कर सकती है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकती है वो। नेक्स्टली सबसेक्शन 4 में एक प्रिंसिपल इम्प्लिसिटली इंक्लूडेड है। क्या प्रिंसिपल? कि जहां पर अपील लाई करती है वहां पर रिवीजन नहीं होता है। तो अगर किसी मामले की अपील की जा सकती है बट अपील ही नहीं की गई तो उसके अगेंस्ट ना पार्टी के इंस्टेंस पर जो कि अपील कर सकती थी रिवीजन नहीं एंटरटेन किया जाएगा। बट सबसेक्शन 5 कह रहा है कि अगर सीआरपीसी के तहत अपील लाई करती है बट तब भी रिवीजन की एप्लीकेशन कर दी गई है हाई कोर्ट को बाय एनी पर्सन, तो अगर हाई कोर्ट को ये चीज सेटिस्फाई होती है कि भाई इस एप्लीकेशन को ना इस अरोनियस बिलीफ के साथ किया गया कि अपील लाई नहीं करती है, मतलब जिसने रिवीजन की एप्लीकेशन लगाई है उसको गलती से ये विश्वास था कि जिस चीज़ के अगेंस्ट वो रिवीजन कर रहा है उस चीज़ के अगेंस्ट अपील लाई नहीं करती है, वो ये सोच रहा था, देन उसने एप्लीकेशन लगा दी रिवीजन की। तो अगर हाई कोर्ट को ये सेटिस्फाई होता है और साथ साथ में ये सेटिस्फाई होता है कि उस एप्लीकेशन पर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ज़रूरी है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए ऐसा करना, तो तब जो हाई कोर्ट है वो क्या कर सकती है? जो रिवीजन की एप्लीकेशन आई है उसको पेटिशन ऑफ अपील की तरह ट्रीट कर सकती है और अकॉर्डिंगली जो भी प्रोविजन लगेंगे फिर उस तरीके से वो फिर डील कर सकती है। पेटिशन ऑफ अपील के बारे में आप पढ़ते हो कहाँ पे? सेक्शन 382 में। और जब पिटीशन ऑफ अपील आती है तब क्या क्या किया जाता है वो भी हम कहाँ पढ़ते हैं? चैप्टर 29 में, इसके आगे के प्रोविजन में। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका सेक्शन 401 जिसके सबसेक्शन 2 से लेकर सबसेक्शन 5 तक के जो प्रोविजन दिए गए हैं ये हाई कोर्ट को जो पावर देते हैं वही पावर एज पर सेक्शन 399 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी सेशन जज को भी होती है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए ही आपने ये सारे सबसेक्शन पढ़ने हैं। अब यहां पर सेक्शन 402 हाई कोर्ट की किस पावर के बारे में बात करता है? रिवीजन मामलों को किसी पर्टिकुलर कोर्ट से विड्रॉ करके
ट्रांसफर करने की पावर से बात करता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर सेम ट्रायल में एक से ज़्यादा लोग कन्विक्ट हुए और उनमें से मान लो हुए हैं 2 लोग ए एंड बी, तो उनमें से एक क्या करता है, हाई कोर्ट में लगा देता है रिवीजन की पिटीशन, और दूसरा क्या करता है, सेशन जज के समक्ष लगा देता है। तो अब जो हाई कोर्ट है कुछ चीज़ों को कंसीडर करते हुए, किन चीज़ों को कंसीडर करते हुए, पार्टीज की जनरल कन्वीनियंस और मामले में जो क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं उनकी इंपॉर्टेंस, तो इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए हाई कोर्ट क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि जैसे कि एक ने रिवीजन पिटीशन लगाई है हाई कोर्ट में, एक ने लगाई है सेशन जज के समक्ष, तो डिसाइड करेगी कि हाई कोर्ट या सेशन जज इन दोनों में से कौन रिवीजन एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, रिवीजन एप्लीकेशन को डिसाइड करना चाहिए। अगर हाई कोर्ट ये डिसाइड करती है कि जो भी एप्लीकेशंस आई हैं रिवीजन की वो हाई कोर्ट के द्वारा ही डिस्पोज ऑफ की जानी चाहिए, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, डायरेक्शन देगा सेशन जज को कि इस वाले व्यक्ति की जो तेरे पास आई है ना एप्लीकेशन, चल इधर ट्रांसफ़र कर दे, हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दे। और जब हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगी तो तब हाई कोर्ट उस एप्लीकेशन के साथ ऐसे ही डील करेगा जैसे कि वो ना पहले हाई कोर्ट में ही आई थी एप्लीकेशन, पहले वो सेशन जज के पास नहीं गई थी, वो ओरिजिनली हाई कोर्ट में ही आई थी। वहीं अगर हाई कोर्ट डिसाइड करता है कि ये हाई कोर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उस रिवीजन की एप्लीकेशन को डिसाइड करे, तो वो डायरेक्ट कर देगा क्या कि जो एप्लीकेशन है ना रिवीजन की वो उसके पास से ट्रांसफ़र कर दी जाए सेशन जज को। फिर जो सेशन जज है वो ऐसे ही उस एप्लीकेशन से डील करेगा जैसे कि वो उसी के समक्ष आई थी। और सबसेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, ये कह रहा है कि जब एप्लीकेशन रिवीजन की ट्रांसफर की जाती है बाय द हाई कोर्ट, किसको, सेशन जज को, तो फिर कोई फर्दर एप्लीकेशन रिवीजन की हाई कोर्ट में लाई नहीं करेगी और ना ही किसी अदर कोर्ट में लाई करेगी एट द इंस्टांस ऑफ द पर्सन और पर्सन्स जिन्होंने वो रिवीजन का एप्लीकेशन किया था जो कि डिस्पोज ऑफ की जा चुकी है बाय द सेशन जज। तो ये भी आपका रिलेट आप कर सकते हो सेक्शन 397 के सबसेक्शन 3 से, सेक्शन 399 के सबसेक्शन 3 से, जो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को रोकने के लिए यहां पर इंसर्ट किया गया है। तो ये हो गया सबसेक्शन 4 सेक्शन 402 ऑफ सीआरपीसी का, जिसमें आप एक मैगजीम जो मैंने आपको बताया ना, इंटरेस रिपब्लिक का उत्सित फिनिस लिथियम, ये भी यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं कि इस प्रिंसिपल को सबसेक्शन 4 में और इन दोनों सेक्शन के सबसेक्शन 3 में इम्प्लिसिटली इंक्लूड किया गया है। सेक्शन 403 में रिविजनल जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करने वाली कोर्ट को ऑप्शन दिया गया है, क्या, कि उसकी मर्जी है कि वो रिविजनल जुरिस्डिक्शन जब इस्तेमाल कर रही है उस दौरान वो किसी पार्टी को सुने या ना सुने, किसी पार्टी को वो पर्सनली सुने या उसके प्लीडर के थ्रू सुने। ये डिस्क्रिशन है रिविजनल जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करने वाली कोर्ट का। कोई पार्टी इंसिस्ट नहीं कर सकती है कोर्ट ऑफ रिविजन को कि भाई आप उनको सुनो ही सुनो। और ये जो डिस्क्रिशन यहाँ पर कोर्ट ऑफ रिविजन को दिया गया है सेक्शन 403 में, इसके संबंध में केरला ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस डीएस सोमा शेखर 1982 के केस में कहा गया था कि ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय सीआरपीसी, क्योंकि कहीं पर अगर सीआरपीसी में बोला गया है कि इस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग में इस पर्टिकुलर पर्सन को सुनना जरूरी है तो तब सुनना पड़ेगा, चाहे वो कोर्ट ऑफ रिविजन हो, चाहे वो कोर्ट ऑफ अपील हो, चाहे वो कोई सी भी कोर्ट हो, तो सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड जो लिखा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है किससे, सेक्शन 398 वाले प्रोवाइजो से एंड सेक्शन 401 के सबसेक्शन 2 से। वहां पे जिसको सुनने के लिए कोर्ट ऑफ रिविजन को बोला गया उसको वो सुनेगी ही सुनेगी। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका सेक्शन 403। ध्यान रखना है कि ये एक्यूज के ऊपर भी अप्लाई होता है और कंप्लेनेंट के ऊपर भी अप्लाई होता है, बट अप्लाई होता है इन चीजों के मद्देनजर रहते हुए। सेक्शन 404 में देखो ये कहा गया है कि अगर जो रिकॉर्ड मंगवाए हैं सेक्शन 397 में हाई कोर्ट ने या कोर्ट ऑफ सेशन ने, वो उस ट्रायल के हैं
जो कि कंडक्ट किया था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने। तो तब जो मजिस्ट्रेट है वो उन रिकॉर्ड के साथ साथ हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जिसने भी मंगवाए हैं ना सेक्शन 397 में, वो उन रिकॉर्ड के साथ साथ ये स्टेटमेंट लगा के भेजेगा। क्या स्टेटमेंट? कि जो भी उसने डिसीजन या ऑर्डर दिया उसका क्या ग्राउंड्स था, कोई भी फैक्ट जो उसको लगते हैं इशू से रिलेटेड मटेरियल, उनको स्टेट करके रिकॉर्ड के साथ साथ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इनको भेजेगा। और ये कोर्ट ऑफ रिवीजन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए उस डिसीजन या उस ऑर्डर को ओवर रूल करने से पहले या फिर सेट असाइड करने से पहले ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड के साथ उसने भेजे हैं उनको कंसीडर करेंगे। तो इतनी सी बात है सेक्शन 404 ऑफ सीआरपीसी में। सेक्शन 405 सीआरपीसी का देखो ये कहता है कि चैप्टर 30 ऑफ सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट ने या सेशन जज ने कोई मामला अगर रिवाइज किया है, उसके ऊपर उन्होंने अपने रिवीजन की पावर अगर एक्सरसाइज की है, तो तब वो क्या करेंगे, 388 में जो तरीका बता रखा है ना, उस तरीके से जो भी उनका डिसीजन रहा या जो भी वो ऑर्डर दे रहे हैं, वो डिसीजन और वो ऑर्डर वो उस कोर्ट को सर्टिफाई करेंगे जिसके द्वारा रिकॉर्ड या पास की गई फाइंडिंग, सेंटेंस या ऑर्डर को इन्होंने किया है रिवाइज। फिर वो कोर्ट जिसके द्वारा रिकॉर्ड किए गए, पास किए गए फाइंडिंग, सेंटेंस या ऑर्डर को कोर्ट ऑफ रिवीजन ने रिवाइज किया है, वो कोर्ट फिर क्या करेगी, जैसे कि कोर्ट ऑफ रिवीजन ने अपना डिसीजन या फिर ऑर्डर उसको सर्टिफाई किया है, तो उसके कन्फर्मिटी में वो अपने डिसीजन को कर लेगी। और फिर अगर ज़रूरी लग रहा है तो कोर्ट ऑफ रिवीजन के द्वारा दिए डिसीजन या ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपने रिकॉर्ड को वो अमेंड कर लेगी। तो ये हो गया आपका सेक्शन 405। तो यहाँ पे आपके रेफरेंस एंड रिवीजन के प्रोविज़न होते हैं दी एंड। कहीं पर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ न आई हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पर कहीं पर भी पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं जुडिशरी से रिलेटेड अपडेट और मटेरियल्स के बारे में आपको बताती रहती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है स्टडी गो विद जीनत के नाम से, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं लीगल मीम्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके PDF नोट अवेलेबल हैं, उन सभी की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आपको वो PDF नोट चाहिए या उनके बारे में आपने डिटेल लेनी है तो आप या तो मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, या फिर आप मुझे मेरी टेलीग्राम ID पर मैसेज कर सकते हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और ध्यान ये रखना है कि जब भी आप मुझे मैसेज या मेल करते हैं तो आप एक रीजनेबल टाइम में करें। लाइक आप कर सकते हैं सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। अगर आप इस टाइम के बाद करेंगे तो आपको रिप्लाई इस टाइम के अंदर ही मिलेगा। ऑलराइट, तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। कमेंट में ज़रूर लिखा करो कुछ ना कुछ, बट एटलीस्ट कमेंट सेक्शन भर दिया करो। वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं CRPC के अगले वीडियो लेक्चर में।